Good evening, everyone. Welcome to the last session. Welcome to the last session on Indian economy. So I'll be discussing a couple of topics related to your inequality and poverty. These will be the topics that I'll discuss last. And I was hoping to discuss more topics. Hold on, where? So I was hoping to discuss more topics with you, but unfortunately, as some of you might know, even I am undergoing interviews these days. So because of this, and I'm taking this session with you despite the fact that I have an interview tomorrow. So therefore I could not take other session that I had planned. Now coming to your poverty reading, most of you I think should have read this particular reading. If you've not, then you should. Now अगर हम इस रीडिंग के बारे में बात करें तो टू गिव यू अ ब्रीफ समरी ऑफ दिस रीडिंग इज़ दैट ये रीडिंग बात कर रही है कि हमारा जो पावर्टी का एस्टिमेट है वो किस तरीके से चेंज हुआ है और आज की डेट में पावर्टी के एस्टिमेट्स के हिसाब से हमारी पावर्टी कितनी है. नाउ रिमेंबर फोक्स, व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर लाइक दिस, this has to be data oriented. If you're not writing data in a particular answer which absolutely requires data, then you're losing half of the battle there. So make sure that you write write the data wherever it is relevant. And this particular, if you see this particular article, it's extremely important when it comes to any of your other competitive exams as well, but that's for later thing. Now I'll give you a brief summary of this and then I'll deal with this particular entire reading in 15 to 20 minutes, because this is going to be just a bridge summary of the entire reading. Now हमारे यहाँ जो पावर्टी के नॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं. पावर्टी के नॉर्म्स होते हैं कैलोरी ड्रिवन, कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरी कंज्यूम करते हो, ये ट्रेडिशनल तरीका है, अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरी कंज्यूम करते हो तो आप पुअर हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप पुअर हो, और अगर आप कर पा रहे हो तो आप नहीं हो. सो इट्स काइंड ऑफ अ डिवाइडिंग लाइन दैट यू आर क्रिएटिंग. ये ट्रेडिशनल तरीका था कि डिवाइडिंग लाइन, कि बीपीएल वो है जो पर्टिकुलर कैलोरी से, मैं मान लेता हूँ अर्बन एरियाज़ के अंदर कि 2400 कैलोरीज़ का मैंने एक नॉर्म बना दिया कि जो 2400 कैलोरी नहीं कंज्यूम कर पा रहा वो गरीब है और जो कंज्यूम कर पा रहा है वो अमीर है. ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका था फॉर सीइंग हु इज़ पुअर एंड हु इज़ नॉट. बट देन ये ट्रेडिशनल तरीका चेंज होता गया, एंड दैट इज़ व्हाट वी विल सी दैट हाउ दिस एवोल्यूशन हैपन. एंड द फोकल पॉइंट ऑफ दिस एंटायर रीडिंग इज गोइंग टू बी द रंगराजन रिपोर्ट, जिन्होंने और भी ज़्यादा ब्रॉड कर दिया वो तरीका. तो अगर हम ट्रेडिशनल तरीका देखें, वाई के अलग कमेटी थी 1979 की या 73 की, एंड देन लाकड़ा वाला कमेटी थी 1993 की. तो ये डिफाइन करती थी 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरिया एंड 2400 कैलोरीज इन रूरल एरिया टू बी डिफाइनिंग एज फूड बास्केट. तो जो अब पॉइंट इज़ कि द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड कम कि बॉस ये फूड कैलोरीज को आप देखोगे कैसे, कि अब हर किसी के जाके तो देखोगे नहीं कि फूड इतनी कैलोरीज खा रहा है नहीं खा रहा. तो हम ये देखते थे क्योंकि मेजरली हमारे यहाँ इनकम, अगर आप किसी बाहर कंट्री में देखोगे तो इनकम मेजर होता है, बट हम इनकम का कोई वो नहीं लेते हैं, कोई एस्टिमेट्स हमारे यहाँ ठीक नहीं है. इनकम के एस्टिमेट्स इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ मेजरली वो लोग अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल सेक्टर में हैं. तो इसलिए हम एक्सपेंडिचर का सर्वे करते हैं. NSSO एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, CSO के अंडर आती है वो. ये सारे सर्वेस करती हैं, और इस सर्वे के थ्रू आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे करते हो. जो लास्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे था वो 2017 में था, जो सरकार ने गायब ही कर दिया. सरकार ने कहा कि हम मान ही नहीं रहे हैं क्योंकि उसके अंदर कंजम्पशन एक्चुअली गिर रही थी. अब दैट अपार्ट, इफ़ यू सी दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, दैट विल टेल यू कि हर आदमी कितना पैसा खर्च कर रहा है ऑन से कमोडिटी टू बाय डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. तो अब उस कंजम्पशन सर्वे के बेसिस पे हम बेसिकली ये देखते हैं कि 2100 या 2400 कैलोरी
2100 कैलोरीज या 2400 कैलोरीज कहते हैं कंज्यूम करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. सो एक्चुअली वी कन्वर्टेड इनटू अ मॉनेटरी बास्केट. ठीक है कि अगर मुझे 2100 कैलोरी चाहिए तो मुझे कितने पैसे चाहिए, और अगर मुझे 2400 कैलोरी चाहिए तो कितने पैसे चाहिए. तो हम इसको एक्सपेंडिचर मॉनेटरी फ्रेमवर्क में ले जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या उन लोगों ने इतने रुपए का खाना खाया कि नहीं खाया. So what was the amount that a person has spent on the expenditures done on these food basket. तो बेसिकली इनको अपने फूड बास्केट में कन्वर्ट कर दिया और फिर देखा कि ये फूड बास्केट खरीद पा रहा है इंसान या नहीं खरीद पा रहा. If the person is not able to buy, we call that person as poor. If the person is able to buy, we call that person as not poor. अब ये जो तरीका था कैलोरी प्योर कैलोरी इनटेक को लेते हुए, ये 70s 80s 90s until 2004 ये कंटिन्यू रहा, क्योंकि तब तक आपका लागडा वाला कमेटी की ही रिकमेंडेशन 1993 में आई थी और उसी के बेसिस पे टिल 2004 हम काम कर रहे थे. बट फिर उसके बाद आई तेंदुलकर की रिपोर्ट. अब तेंदुलकर जो थे ये मेरे प्रोफेसर थे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, एंड इन्होंने 2009 में ये बेसिकली एक रिपोर्ट निकाली विच टॉक्ड अबाउट दिस पॉवर्टी एस्टिमेट. अब इन्होंने बैक डेट भी करा. तो मान लो अगर आप 2009 के अंदर अगर आप रिपोर्ट निकाल रहे हो तो आप बैक सेम मेथोडोलॉजी को बैक डेट करके जो आपके पास पुराने नंबर्स हैं उससे भी आप पॉवर्टी एस्टिमेट पुराने टाइम के निकाल सकते हो. तो उन्होंने वो किया और उन्होंने पॉवर्टी बास्केट को अलग तरीके से डिफाइन किया. वील जस्ट सी कि उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया. तो ये बेसिक नॉर्म्स थे. अगर आप देखो वाई के अलग और लागडा वाला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैलोरी नॉर्म्स लिए थे. ठीक है, और कैलोरी नॉर्म्स पे उन्होंने पावर्टी लाइन बास्केट जो थी अर्बन एरियाज़ की अलग निकाली थी और रूरल एरियाज़ की अलग निकाली थी, एंड प्योर कैलोरी नॉर्म्स के बेसिस पे था. और उनके हिसाब से अगर आप पुअर देखो, अगर हम लागडा वाला का आपको अगेन यहाँ पर यू नीड नंबर्स अगेन, सो मेक श्योर यू रिमेंबर सर्टन नंबर्स. इफ़ यू सी लागडा वाला का पावर्टी एस्टिमेट, तो वो कहते थे कि 1993 के अंदर 36% लोग इंडिया के गरीब हैं. और 2004 के अगर उनकी वाली अगर इफ़ यू सी द एनालॉजी और इफ़ यू कीप द सेम काइंड ऑफ सेट ऑफ पैरामीटर्स, तो वो कहते थे कि 2004 के हिसाब से 2004 के अंदर 27% लोग गरीब हैं. बट तेंदुलकर ने अपना जो तरीका था वो चेंज किया, एंड उनके हिसाब से 45% लोग पुअर थे 1993 में, एंड 37% लोग थे 2004 में. बट ये जो नंबर्स इनके आगे मैंने स्टार लगाए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू रिमेंबर. आई टेल यू कि अब ये तेंदुलकर ने क्या किया, फिर उसके बाद मैं आपको रंगराजन का बताऊंगा. अब तेंदुलकर ने क्या किया, और बाय द वे आज की डेट में भी हम तेंदुलकर को ही मानते हैं क्योंकि दैट इज़ द लास्ट ऑफिशियली एक्सेप्टेड पावर्टी लाइन. ठीक है ना, पावर्टी लाइन मेजर्स. अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यार ये इंसान जो है वो सिर्फ खाने के लिए नहीं ज़िंदा रहता, उसको और भी चीज़ें चाहिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पावर्टी, वी कांट जस्ट ascribe to food basket just calorie pure calorie norms. We have to broaden our basket. We have to broaden our entitlements of a basic human being. तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन के भी खर्चे होने चाहिए. ठीक है, और इन्होंने कहा कि हर आदमी मतलब जो हमारा जो सर्वे होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए. अब इससे पहले क्या सर्वे होता था, मैंने आपको बताया कि व्हेन वी यूज्ड टू सी कि कौन पुअर है नहीं है, उसके हम एक्सपेंडिचर सर्वे करते थे, NSSO कराता था. तो उससे पहले जब एक्सपेंडिचर सर्वे होता था तो 30 डे रिकॉल होता था. व्हाट इज़ दिस 30 डे रिकॉल? सपोज मैं आपके घर पे आया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बॉस व्हाट हैव यू, आपने किस किस चीज़ों पे कितना स्पेंड किया इन लास्ट 30 डेज. तो बेसिकली आप हर चीज़ का एस्टिमेट ले रहे हो लास्ट 30 डेज का. दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, जहाँ पर आपने सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली पूछी हैं कि आपने कितने रुपए खर्च किए खाने पे, कितने रुपए खर्च किए ट्रैवल पे, कितना रुपए खर्च किए रेंट पे. हर चीज़ जो है वो आप बेंचमार्क ले रहे हो 30 डेज. बट व्हाट तेंदुलकर सेड वाज दैट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ 30 डे के रेफरेंस में ही पूछी जानी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल दिवाली का टाइम हुआ, तो दिवाली के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, तो यू कांट हैव दिस 30 डे रेफरेंस. और सपोज आपने सर्वे किया
और वो दिवाली के इमीडिएटली बाद किया, तो हर कोई बताएगा कि यार हमने बहुत खर्चा किया, हमने बहुत खर्चा किया. ऑफ कोर्स अगर त्यौहार है तो पीपल विल स्पेंड मोर. सो यू कैन नॉट हैव सच काइंड ऑफ एन एस्टिमेट. सो देयरफॉर व्हाट तेंदुलकर सेड वाज कि कुछ आइटम्स जो हैं वो लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स हैं, जो लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स हैं वो 365 डेज पे एस्टिमेट करनी चाहिए, और जो हाई फ्रीक्वेंसी आइटम्स हैं उनको 30 डेज पे. अब लो फ्रीक्वेंसी कैसे? आप हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर करोगे दैट कैन नॉट बी एक्सपेंडिचर विच कैन बी एवरी 30 डेज, हर 30 डेज में कर रहे हो. तो वो जो एक्सपेंडिचर होगा वो मीन साल में एक बार या 2 बार ही होगा. सिमिलरली एजुकेशन पे आप जब स्कूल की फीस भरते हो तो साल में यूजली एक बार फीस भर देते हो. सो दैट इज हाउ सर्टन आइटम्स आर लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स. स्पेशली जो नॉन फूड आइटम्स हैं वो नॉन फ्रीक्वेंसी आइटम्स है. बाकी फूड आइटम्स यूजुअली 30 डेज की हैं. तो इन्होंने जो रिकॉल पीरियड लिया, तो सर्वे जब कर रहे थे तो इन्होंने 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे. एक वो क्वेश्चन जिनका रेफरेंस 365 डेज का था, और दूसरे क्वेश्चंस वो जिनका रेफरेंस 30 डेज का था. दिस वी कॉल्ड एज मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, MRP. और इन्होंने एक और चीज करी, इन्होंने कैलोरीज को डीलिंक कर दिया फ्रॉम पॉवर्टी लाइन बास्केट. ही सेड दैट आई मीन हम वी विल टेक सम मैक्रो कैलोरीज, बट कैलोरी के बेसिस पे हम पॉवर्टी लाइन बास्केट नहीं होंगी. और तीसरी चीज़ इन्होंने करी कि यहाँ पर जैसे अर्बन एंड रूरल एरियाज़ के अलग अलग पॉवर्टी लाइन आ रही थी, इन्होंने पॉवर्टी लाइन बास्केट जो है वो सेम कर ली अर्बन एंड रूरल एरियाज़ की, बट स्टिल अफोर्डेबिलिटी की वजह से, क्योंकि पॉवर्टी लाइन बास्केट सेम है बट रूरल एरियाज़ में हो सकता है कम, और काफ़ी आई मीन लॉजिकल भी है कि रूरल एरियाज़ में वो बास्केट खरीदने के लिए कम पैसे चाहिए और अर्बन एरियाज़ में बास्केट खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए. तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो पॉवर्टी लाइन है वो सेम नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन बास्केट सेम है बट उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना. वो पैसे तो अलग अलग है. अर्बन एरियाज़ में आपकी हेल्थ एक्सपेंडिचर, एजुकेशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खाना का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. तो वो चीज़ करी इन्होंने. और जब इन्होंने ये सारे फैक्टर्स नोट किए तो इन्होंने कहा, तो ये तीन फिगर्स आप याद कर लीजिए कि इन्होंने 1993 में कहा कि 45% लोग पुअर हैं, 2004 में कहा कि 37% पुअर हैं. बट इफ़ यू सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन कि 2004 से 2011 में जब तेंदुलकर के बेसिस के ऊपर आपने जब सर्वे किया तो आपने कहा 22% लोग गरीब हैं. अब इसके आगे मैंने 1-2 आर्टिकल्स और कराए हैं जिसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ नंबर्स और दिए हैं. वो प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा की रीडिंग है, आर्टिकल है, उसका आप एडिशनल ऐड कर सकते हो और लिख सकते हो कि कितने लोग, और 2019 में उन्होंने सर्वे किया था. और मतलब CES का जो डेटा जो लीक हो गया था, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2017 में सरकार ने किया था, बट वो डेटा जो है वो लीक हो गया था. और उस लीक डेटा पे इन JNU के प्रोफेसर ने काम किया और उन्होंने कहा कि पॉवर्टी में तो लोग और बढ़ गए हैं. तो मेरी शुरू की रीडिंग है उसके अंदर मैंने ये डाला भी हुआ है. इनफैक्ट आई कैन प्रॉब्ली शो यू दैट पर्टिकुलर फिगर. सो अल्टीमेटली व्हाट ही सेड वाज कि 2004 से 2011 के बीच में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है. 15 परसेंटेज पॉइंट, 37% से 22%, 15 परसेंटेज पॉइंट का डिक्लाइन हुआ. और इसकी वजह से ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे जो हमने सोशल वेलफेयर, रिमेंबर दैट रीडिंग दैट आई ऑलरेडी टॉट these social welfare measures, if you see all those social welfare measures सारे के सारे UPA 1 और UPA 2 में हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट था. एंड देन फिर हम बात करते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ हम शुरू होते हैं, क्योंकि अगर आपको पावर्टी का ये वाला रेफरेंस नहीं पता, अगर आपको ये पुराना रेफरेंस नहीं पता तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है यार. ये व्हाट इज ऑल दिस यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड एंड दिस मिक्स्ड रिकॉल पीरियड. तो आपको वो हिस्ट्री का इवैल्यूएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्या चल रहा है यार. सो अब रंगराजन ने क्या बोला? रंगराजन ने बोला दैट 2009 में, अब ये जो इनकी रिपोर्ट है ये 2014 में इन्होंने प्लानिंग कमीशन ने एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप करी और उन्होंने कहा कि यार ज़रा पावर्टी बताओ हमारे यहाँ पर कितनी पावर्टी है. तो इन्होंने अपना एक नया मेथड यूज़ किया एंड यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथड ही सेड
he calculated under back date. He said that 38% of India's people were poor in 2009 and 29.5% people were poor in 2011. तो मैसिव फॉल तो यहाँ पर भी हुआ है 8.5% का. बट वॉट ही सेइंग इज दैट इंडिया के अंदर 30% लोग जो हैं वो गरीब हैं, और एकदम से इन्होंने नंबर ऑफ पुअर जो हैं वो कर दिए 363 मिलियन, मतलब 36 करोड़ लोग जो हैं वो गरीब हैं. ये कह रहा है कि 27 करोड़ लोग गरीब हैं, एक कह रहा है 36 करोड़ लोग गरीब हैं. तो एकदम से पॉवर्टी एकदम से इंक्रीज हो रही है. इसीलिए सरकार ने आज तक इस रिपोर्ट को माना ही नहीं है. सरकार आज तक इस रिपोर्ट के बेसिस पे चल रही है. क्यों? और ये पॉवर्टी एकदम से बढ़ कैसे गई ये अब हम समझेंगे. ये पॉवर्टी इसलिए बढ़ गई क्योंकि इन्होंने पॉवर्टी कैलकुलेशन का जो तरीका है वही चेंज कर दिया. नाउ रिमेंबर दैट रिकॉल पीरियड दैट आई वाज टेलिंग यू कि कुछ जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो 30 डे पीरियड पे हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स 365 डे पीरियड पे हैं. सो ही सेड what Rangarajan said that he kind of expanded the horizon of poverty even more. ये कहता है यार कि यार गरीब आदमी जो है उसको हेल्थ, एजुकेशन, खाने के अलावा भी चीज़ें खर्चा करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल एक मेजर खर्चा है किसी गरीब को करना पड़ता है वो रेंट पे करना पड़ता है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि गरीब है तो उसको घर तो होगा नहीं, तो उसको रेंट देना पड़ेगा, तो वो पैसे जा रहे हैं. गरीब है तो उसके पास अपना व्हीकल नहीं होगा, तो दैट मीन उसको कन्वेंस करनी है, तो उसको उसमें पैसे जा रहे हैं. देन गरीब है तो एक और मेजर एक्सपेंडिचर करेगा. क्या नॉन गार्गी स्टूडेंट्स टेल मी कि और कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? नॉन गार्गी, गार्गी वालों को पता. गरीब आदमी एक चीज़ पे और एक्सपेंडिचर करता है, डेली करता है वो भी. कम ऑन फोक्स, अल्कोहल, डाकू, हाँ गुड, अल्कोहल एंड सेविंग, कम्यूट हो गया, सब कुछ हो गया. और एक और चीज़, बिजली तो सरकार ने फ्री कर दी श्रेया, बिजली तो सरकार फ्री में दे रही है आज की डेट में. और कुछ अल्कोहल इज क्लोज बाय क्लोथिंग. गरीब आदमी कहाँ उसको वर्साचे के कपड़े पहना रहे हो. यस एग्जैक्टली शिवांश. टोबैको, गरीब आदमी के पास जो डेली का सहारा होता है वो होता है उसका चूइंग टोबैको, सिगरेट नहीं, चूइंग टोबैको. तो जो हाथ में मसल के आपने हर गरीब आदमी को खाते हुए देखा होगा. ठीक है, तो अब इफ़ यू सी दैट मीन्स कि आपको अपना होराइजन, और आप किसी से ये थोड़ा ना पूछोगे कि यार तूने पिछले एक महीने में कितने रुपए का तंबाकू खा लिया. इट्स सच हाई फ्रीक्वेंसी आइटम दैट वो पर्सन एवरी डे इज कंज्यूमिंग इट. तो उस चीज़ का रिकॉल पीरियड जो होना चाहिए वो बहुत ही हाई होना चाहिए, विच मीन्स 7 डे रिकॉल पीरियड. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ही सेड some expenditures are done for some expenditures we'll ask question for 7 day reference period, कि पिछले 7 दिन में आपने कितने रुपए की दारू पी है, कितने रुपए का तंबाकू खाया है या बीड़ी पी है. So which means that these are extremely high frequency items. Then बाकी 30 days, for example rent, conveyance और कुछ चीज़ें जो हैं जो 30 days, फूड आइटम्स, ये सारी 30 days, और जो हेल्थ और एजुकेशन वाली चीज़ें हैं वो लो फ्रीक्वेंसी आइटम्स. तो इन्होंने मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड यूज़ किया जिसके अंदर 3 तरीके के रिकॉल पीरियड्स है. सो यू नीड टू राइट इन योर आंसर्स दैट व्हाट इज दिस मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड. ठीक है. एंड इन्होंने दूसरी चीज़ क्या करी, इन्होंने कहा कि कैलोरीज को हम रीलिंक कर रहे हैं बॉस, कैलोरीज इंपॉर्टेंट हैं, और नॉट जस्ट कैलोरीज इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कैलोरी एक तरीके से इंपॉर्टेंट बताई कि कितना प्रोटीन होना चाहिए और कितना फैट होना चाहिए, क्योंकि कैलोरीज पर से इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हमें ये भी तो देखना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट और नॉट जस्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट कि कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं, और कैलोरीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैट और प्रोटीन कितना मिल रहा है, कि कहीं किसी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन तो नहीं है. फैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर ब्रेन एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. तो वो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा. तो इन्होंने ये 2 चीज़ें नहीं देखी कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फैट, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं लोग, ये नहीं कर रहे हैं. एंड इन्होंने पॉवर्टी लाइन बास्केट अगेन रूरल एरियाज़ की एंड अर्बन एरियाज़ की अलग अलग बनाई. सो दिस इज़ वॉट ही डिड, एंड बेस्ड ऑन इट, बिकॉज अब इन्होंने बेंचमार्क बहुत ऊपर सेट कर दिया, एंड बिकॉज दे सेट द बेंचमार्क really high, therefore the number of poors also increase, क्योंकि आपने जो लाइन है वो ही इतनी ऊपर सेट कर दी है.
So this is what the summary of this particular reading is. Let me just quickly go through the reading, and that's why I said this is a planning commission की ये रीड की methodology थी. बट रिमेंबर ये प्लानिंग कमीशन ने खुद ही गवर्नमेंट सरकार ने खुद ही एक्सेप्ट नहीं करी थी. देखो शुरू में यही बोलता है कि पहले 1979 के अंदर 1979 के अंदर ये वाईके अलग थी, फिर उसके बाद लाकडा वाला थी 1993 के अंदर, फिर 2009 के अंदर तेंदुलकर थी और 2014 में ये आई. देन ये मेजर एक बार ये देख लेते हैं. ओके ना, इफ़ यू सी दिस, देखो की पॉइंट्स यहीं पे आपके पास सारे मेंशन्ड हैं यहाँ पर, एंड दीज आर द की पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो. तेंदुलकर यूज्ड ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन बास्केट, Tendulkar used all India poverty line basket as the reference to derive state and urban poverty, and this was a departure from earlier practice. रंगराजन ने क्या किया, इसने सेपरेट ऑल इंडिया रूरल पॉवर्टी एंड अर्बन पॉवर्टी लाइन बास्केट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया. तेंदुलकर हैड नॉट डिसाइडेड टू एंकर पॉवर्टी लाइन टू कैलोरी नॉर्म्स. ठीक है, जो पहले दोनों सबने किया था. Expert group considered the view of deriving food component of poverty line but reference to the satisfaction of 3 nutrient norms. अभी मैं 3 nutrient norms बताऊंगा कि total calories भी बात करी, प्रोटीन के भी बात करी और फैट के बारे में भी बात करी. अगर आप कोई भी अगर बॉडी बिल्डिंग करता है तुम में से, या कोई अगर हेल्थ कॉन्शियस है, तो आपको पता चलेगा कि कैलोरीज जो होती हैं वो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट से मिलती हैं, कार्ब से, प्रोटीन से और फैट से. दीज आर कॉल्ड मैक्रोज ऑफ आवर फूड. इन तीनों को कंट्रोल कर लो, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो. देन कमिंग टू अब ये थोड़ा सा वो है कि कौन कौन से इन्होंने डेटा सेट्स लिए. इफ़ यू वांट टू रीड इट, अगर आपको टाइम था तो आपको ये पढ़ लेना चाहिए था. ठीक है. देन सो अब what has the method adopted by Rangarajan? The poverty line has it should be based on nourishment, clothing, house rent, conveyance, education and behavioral determined level of non-food expenditures. Apart from that, इन्होंने कहा कि एनर्जी रिक्वायरमेंट रूरल एरियाज में कितनी है. मैंने आपको बताया, अभी नॉर्म्स बताएंगे हम. 20, अब ये आपको याद रखना है, 2155 कैलोरीज इन रूरल एरिया एंड 2090 कैलोरीज इन अर्बन एरियाज, ये आपको याद करना है. But this was not taken to be as the sacrosanct number. इसके ऊपर 10% का प्लस माइनस चलेगा, बट अगर उससे नीचे है तो आप कह रहे हो कि आदमी कंज्यूम नहीं कर पा रहा. अपार्ट फ्रॉम दैट, अर्बन एरियाज़ के अंदर आपने, रूरल एरियाज़ के अंदर कहा कि 28 ग्राम आपका यू शुड हैव प्रोटीन एंड 28 ग्राम्स फैट. तो अगर मैं कहूँ प्रोटीन, अर्बन एरियाज़ के बारे में बात करता हूँ, रूरल एरियाज़ के बारे में बात करता हूँ. रूरल एरियाज़ में आपने कहा प्रोटीन और फैट. प्रोटीन का आपने 48 ग्राम्स और फैट का कि 28 ग्राम, और अर्बन एरियाज़ में आपने कहा कि 50 ग्राम प्रोटीन और 26 ग्राम फैट. ठीक है, ये आपका होना चाहिए. देन अब फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि इसको खरीदने के लिए, अब मैंने अल्टीमेटली इट इज़ एन इनकम कंसेप्ट ना, पॉवर्टी तो इनकम कंसेप्ट है, तो इसको खरीदने के लिए हमने कहा कि कौन से लोग गरीब माने जाएंगे. तो दिस समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्टाइल. जैसे होता है ना, परसेंटाइल होता है कि 100 में से अगर आपके अगर 1% पे आप देखोगे तो वो परसेंटाइल बोलते हैं. ठीक है, वैसे अगर 5% 0 to 5%, 6 to 10%, इनको फ्रैक्टाइल्स बोलते हैं. तो हमने कहा कि ये जो न्यूट्रिएंट नॉर्म्स हैं कि इतने न्यूट्रिएंट्स अगर आपको मिल रहे हैं, वो किसको मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं अगर हमने सारे के सारे लोग निकाले, उनका सबका एक्सपेंडिचर निकाला, हर घर का एक्सपेंडिचर निकाला, और उसमें देखा कि रूरल एरियाज में 6th फ्रैक्टाइल, पहला फ्रैक्टाइल क्या है 0 to 5, सेकेंड फ्रैक्टाइल 5 to 10, थर्ड फ्रैक्टाइल 10 to 15, तो ऐसे ही 6th फ्रैक्टाइल हो जाएगा ये. और अर्बन एरियाज में 4th फ्रैक्टाइल. ठीक है, ये जो हैं ये कंज्यूम कर पा रहे हैं. और इससे नीचे वाले, दैट मीन्स जो पहले 5 फ्रैक्टाइल हैं इन अर्बन एरिया, इन रूरल एरियाज, एंड पहले जो 2 फ्रैक्टाइल्स हैं इन अर्बन एरियाज, ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे. और इनको ये कितने इनका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है ऑन दीज आइटम्स. तो अगर इनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन फूड देखें इन फ्रैक्टाइल्स का, तो हम देखते हैं कि ये लोग 550 रुपये खर्च कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में, एंड 656 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं
अर्बन एरियाज में. सो ये आपकी नॉर्म्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दीज आर योर नॉर्म्स फॉर फूड कंजम्पशन, फूड कैलोरी कंजम्पशन. बट हमने जो पॉवर्टी लाइन ली है उसमें सिर्फ फूड की आइटम्स थोड़ा ना, उसमें और भी आइटम्स हैं. तो अगर हम बाकी सारी आइटम्स देखें, फॉर एग्जांपल अब हम क्लोथिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर, रेंट, कन्वेंस, एजुकेशन एक्सपेंडिचर, ये सारे देखें, तो हम देखते हैं कि हम जो लोग जो इनको अफोर्ड कर पा रहे हैं, वो जो मीडियन फ्रैक्टाइल है वो है 45 to 50%. अब कितने लोग जो हैं इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, इन पे खर्चा करने के लिए कितने पैसे चाहिए, उसके लिए चाहिए रूरल एरियाज में 141 रुपीज़ और अर्बन एरियाज़ के अंदर 407 रुपये. ऑफकोर्स अर्बन एरियाज महंगा है, ठीक है. तो अब आपका अगर आप रूरल एरियाज़ को काउंट करो तो कितना है, 554 खाने पे प्लस 141 इन आइटम्स पे, ठीक है, 141. और अर्बन एरियाज़ का देखो तो अर्बन एरियाज़ में 656 प्लस 407, ठीक है, अभी तक ये निकला हुआ. फिर उसके अलावा नॉन फूड एक्सपेंसेस ऑफ द फ्रैक्टाइल दैट मीट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अपार्ट फ्रॉम द पॉवर्टी लाइन बास्केट. तो नॉन फूड और एक्सपेंडिचर्स अगर हमने देखे तो रूरल एरियाज के अंदर 277 और अर्बन एरियाज में 344. अब आप अगर इन सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे तो अब आपके पास आएगा रूरल एरियाज के अंदर 972 और अर्बन एरियाज के अंदर 1407. ये पर पर्सन पर कैपिटा, दिस इज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और एक घर में यूजली 5 जने माने जाते हैं, ठीक है. तो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक घर अगर अप्रॉक्सीमेटली 5-5.5, इसके हिसाब से आपके पास हो जाएगा 500 रुपीज़ कह रहा हूँ, 6535. तो 6535 अगर आपके पास रुपए हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो आप माने जाओगे कि आप गरीब नहीं हो पर मंथ अगर आप कमा रहे हो. और अगर इससे मतलब इतना एक्सपेंड कर रहे हो, अगर आप इससे कम स्पेंड कर रहे हो तो आप गरीब हो, और इससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो तो गरीब नहीं हो. सो दिस इज हाउ यू टुक द डेटा फॉर पुअर एंड नॉन पुअर. एंड क्योंकि आपने इतना, अब ये वही मॉडिफाइड एंड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वेरिएशन कर दिया था इसकी वजह से, क्योंकि आपने बार जो है इतना ज़्यादा रेस कर दिया था, इसकी वजह से ज़्यादा गरीब लोग आ रहे हैं. और वही दिख रहा है कि ऑल इंडिया पॉवर्टी लाइन रेशो इन इंडिया वॉज 29%, एंड अर्बन एंड रूरल एरियाज़ का 31% एंड अर्बन एरियाज़ का 26%. और बाकी बता रहा है कि पॉवर्टी बास्केट जो है वो गिरी है. सो दिस इज़ व्हाट दिस एंटायर रीडिंग इज़. ये जो तेंदुलकर की रिपोर्ट, जो तेंदुलकर के जो फिगर्स हैं, वो अगर आप सिविल्स वगैरह लिख रहे हो तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है. अगर आप ये वाला लिख रहे हो तो इतना ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कंपैरिजन में लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है. नाउ टू शो यू व्हाट आई विल शो यू ऑल्सो इज आई वांट टू शो यू समथिंग मोर. ना दिस इज़ अगर आप बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आंसर्स कैसे लिखना है, दिस इज़ अ करंट स्टूडेंट ऑफ माइंड जिसने आंसर्स लिखे हैं. एंड आंसर लिखने का, आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट इन दिस काइंड ऑफ अ हैंड राइटिंग, बट अगर आपको आंसर्स अपने प्रेजेंट करना है तो दिस शुड बी दी वे. आप आंसर जब लिख रहे हो तो देर शुड बी सम काइंड ऑफ अ फ्लो, देर शुड बी सम काइंड ऑफ डायग्राम, सम काइंड ऑफ अ टाइम लाइन. अगर आप इस तरीके से आंसर्स लिख रहे हो तो ही आपका तभी आपको 10 पॉइंटर या 9 पॉइंटर मिलेगा, नहीं तो आपको सबको सिमिलर मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है. दिस इज हाउ यू शुड बी प्रेजेंटिंग योर आंसर्स. लास्ट टाइम आई हैड मैं लास्ट टाइम के अपने एक स्टूडेंट का आपको दिखाता हूँ. हाँ, दिस इज अ स्टूडेंट ऑफ माइंड फ्रॉम लास्ट ईयर. एंड see again, data oriented answers, underlining some boxes, something like this. कुछ ना कुछ अलग तरीके से आंसर्स लिखे हैं, कंक्लूजन लिखा है, हर आंसर नए पेज पे शुरू हुआ है, ठीक है. सो इफ़ यू राइट आंसर्स लाइक दीज देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट. एंड मैंने पिछली बार ओपनली बोला था पिछले आपके सीनियर्स को कि दिस गर्ल विल डू वेल, एंड इसके इंडियन इकोनॉमी में 10 पॉइंटर आया था. सो एंड विच इज़ वेरी रेयर. मेरी क्लास में 3 लोगों के आए थे, एंड आई टोल्ड ओपनली कि इस लड़की के आएंगे और इस लड़की के यहाँ पर भी फुल है और उसमें भी फुल है. तो इमेजिन इंडियन इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट में 100 और 100, ठीक है. तो दिस इज हाउ यू शुड प्रेजेंट योर आंसर्स. इफ़ यू प्रेजेंट योर आंसर्स वेल, you'll get really good marks.
इवन इफ आपके अगर आंसर्स फास्ट होंगे तब भी आपके इस तरीके से होने चाहिए, दिस इज फास्ट हैंड राइटिंग, बट फास्ट हैंड राइटिंग में भी आप प्रेजेंट इस तरीके से करोगे. दिस इज अ टिपिकल यूपीएससी आंसर स्क्रिप्ट दैट आई कैन सी. एंड अगेन दोनों के दोनों स्टूडेंट्स जो हैं, ये मेरे करंट स्टूडेंट्स हैं, दोनों के दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं. तो आई कैन से कि हाँ यार इंडियन इकोनॉमी में नंबर आ जाएंगे. तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोइंग, इट्स ऑल्सो अबाउट प्रेजेंटेशन. एंड किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है. इफ़ यू सी एन आंसर लाइक दिस, कंक्लूजन के साथ पॉइंटर्स, कुछ तरीके का फ्लो चार्ट, people know, I mean teachers would know that you know the answer. So again किसी को रीड करने की ज़रूरत नहीं है. यूज़ 2 पेन्स यूजली. अगेन मैं मतलब बोलता हूँ कि 2 पेन एटलीस्ट यूज़ किया करो टू हाईलाइट कि अच्छा मुझे कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ. एंड क्वेश्चंस अगेन हर क्वेश्चन नए पेज पे लिखो. प्लीज़ डोंट सेव अपना जो एनवायरमेंटलिज्म का जो भूत अगर आपने अपने अंदर रखा हुआ है कि मैं कागज़ बचाऊंगा, प्लीज़ मत बचाओ. ठीक है, हर क्वेश्चन जो है नए पेज पे शुरू करना है, चाहे पूरा अपने एक लाइन ही क्यों नहीं लिखी हो. ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो सच काइंड ऑफ अ फॉर्मेट एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन योर मार्क्स. यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद सम काइंड ऑफ करंट अफेयर से कुछ भी आप शुरू कर सकते हो एंड करंट अफेयर्स पे एंड कर सकते हो. सो मेक दैट एफर्ट कुछ अलग सा लिखने का एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. ठीक है, मैं इसमें देखता हूँ कि पावर्टी का कुछ लिखा हुआ है क्या. ठीक है, देखो पूरे नंबर्स हैं. देखो आप समथिंग विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू हैरोडोमार. ठीक है, पावर्टी के पॉपुलेशन के ऊपर है. तो कि पॉपुलेशन जो है इम्पैक्ट करती है कि नहीं करती, अब ये कोई नहीं लिखेगी या कोई नहीं बताएगा. कोई मैंने क्लास में बताया क्या हैरोडोमार क्यों नहीं लिख सकते, वो सोलो क्यों नहीं लिख सकते हो बॉस. सोलो आप लिख दोगे तो कोई वो तो बुरा थोड़ा ना मानेगा एग्जामिनर कि अच्छा आपने सोलो भी लिंक कर दिया अपने आंसर्स के साथ में कि क्या पॉपुलेशन का इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ ये टिपिकल यूपीएससी का तरीका है कि वाई पीपल विल गेट गुड मार्क्स एंड वाई पीपल डू नॉट गेट गुड मार्क्स. एंड बाय द वे दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. ठीक है, कि इतने साल 5 मेंस लिखने के बाद ये सब चीज़ पता चली है कि इस तरीके से यू कांट राइट दिस. ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये नहीं आप लिख सकते, ये इम्पॉसिबल है किसी भी इंसान के लिए रिप्रोड्यूस करना अनटिल अनलेस आप रामानुजन हो जिसको ये सारा डेटा रट गया. और अगर रट भी गया और अगर आपने लिख भी दिया ना तो भी मैं काट दूंगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे पता चल जाएगा कि ये चीटिंग करी हुई है. ठीक है, तो डोंट राइट व्हाट यू कांट रेप्लिकेट. ठीक है, ये सब चीज़ें चल जाएगी. ठीक है, देन ये देखो अगेन वाई के अलग, लागडावाला, तेंदुलकर, रंगराजन, आपने ये लिख दिया. और फिर उसके बाद आपने नॉर्म्स, कैलोरी नॉर्म्स जो मैं आपको बोल रहा था आपने इस तरीके से लिख दिए. सो प्रेजेंट योर आंसर्स देखो इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया, ये तीनों चीज़ें आंसर में आई हैं. ठीक है, सो इफ़ यू राइट आंसर्स लाइक दीज देन ओनली यू विल गेट गुड मार्क्स. देखो यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, मॉडिफाइड रिकॉल पीरियड. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू राइट योर आंसर्स टू फेच मार्क्स. ये पीडीएफ ग्रुप में डालने से पहले मुझे अपने स्टूडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, ये जनहित में जारी नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बस. ठीक है, चलो नाउ आई. ठीक है, मैं आपको दूसरा रीडिंग भी दिखा देता हूँ, इनइक्वालिटी वाली. इनइक्वालिटी की मैं आपको समरी दे रहा हूँ. मैं आपको पिछले साल वाली मैं आपको स्वस्ति की रीडिंग वो आंसर्स भेज देता हूँ. यू कैन सी दोज आंसर्स, बट फॉर सेंडिंग करंट स्टूडेंट्स आंसर्स आई नीड टू टेक द परमिशन. माना मुझे लिख के दिया है बट डेटा ऐसा भी नहीं है कि किसी को भी बांट दिया जाए. चलो नाउ कमिंग टू हैविंग सेड दैट, दोनों स्टूडेंट्स प्लीज़ हवा में मत उड़िए. ठीक है, अभी आपको और चीज़ें करनी है. ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू इनइक्वालिटी इन इंडिया. अब ये हमें ये रीडिंग जो हमें बता रही है कि इनइक्वालिटी इंडिया में कैसी है. ठीक है, एक बड़ी रीडिंग है, इंपॉर्टेंट रीडिंग है. दोनों में से एक में तो 100% क्वेश्चन बन रहा है, नहीं तो दोनों पे ही क्वेश्चन बन सकता है. अब इनइक्वालिटी के ऊपर जो है वो बेसिकली बता रहा है कि इनइक्वालिटी क्यों इंडिया में ज़्यादा है. और इनइक्वालिटी के जो रीजंस हैं ना वो कंपाउंड करते हैं इन इंडिया में बिकॉज ऑफ फैक्टर्स लाइक रिलीजन. ठीक है, रिलीजन बहुत ज़्यादा कंपाउंड करता है. यू विल सी डेटा ऑफ रिलीजन के बेसिस के अगर आप चलो. सो जो इनइक्वालिटी है वो वैसे तो इंडिया में ज़्यादा ही है, बट और कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसको कंपाउंड करती हैं वो हमें पता होना चाहिए.
सो एक है आपकी रिलीजन, ठीक है, रिलीजन बहुत मैटर करता है, और कास्ट। ये दो चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और हम देखेंगे रिलीजन के केसेस के अंदर और इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी सिर्फ इनकम की इनइक्वालिटी नहीं होती है। इनइक्वालिटी हम देते हैं क्या कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो, ठीक है। यूजली जो इनइक्वालिटी कोटेड होती है वो कंजम्पशन की इनइक्वालिटी होती है, बट आपको इनकम, वेल्थ और एजुकेशन और बाकी सारे एसेट की इनइक्वालिटी भी आपको देखनी चाहिए। एक कंजम्पशन की इनइक्वालिटी आपको कम इनइक्वालिटी दिखाई देगी, और ये इनइक्वालिटी देखने का तरीका क्या होता है, यूजली हम एक गिनी कोएफिशिएंट देखते हैं। गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है, आपने शायद से डेवलपमेंट में लॉरेंस कर्व देखा होगा। लॉरेंस कर्व क्या होता है, यहाँ पर बताते हैं परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और यहाँ पर होती है परसेंटेज शेयर इन इनकम, ठीक है। तो सपोज़ मैं अगर मेरी लाइन ऑफ इक्वालिटी है, तो मैं कह रहा हूँ कि 50% लोग हैं, उनके पास 50% अगर इनकम है, अगर उनके पास 50% इनकम है, तो ये ऐसे इस तरीके से आएगा। अगर 50 सबसे गरीब 50% लोग के पास सिर्फ 20% इनकम है, तो ये वाला पॉइंट है। और सबसे अमीर 50%, सबसे अमीर 10% लोग देखने हैं, तो क्या देखोगे, पहले 90% लोगों के पास कितनी रिसोर्स हैं, सपोज 70% शेयर ऑफ इनकम है, दैट मीन्स जो बचे हुए 10% लोग हैं उनके पास 30% इनकम है। अब इस तरीके से हम इनइक्वालिटी देखते हैं, इसको हम बोलते हैं, इस कर्व को हम बोलते हैं लॉरेंस कर्व, ठीक है। और इस एरिया को अगर हम देखो, अगर मैं ये कर्व बनाऊं, तो अगर मैं इसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, पार्ट ए और पार्ट बी, जितना पार्ट ए बड़ा होगा उतनी इनइक्वालिटी ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं ए अपॉन ए प्लस बी को हम कहते हैं गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। जितना ये ए बड़ा होगा, दैट मीन्स कि उतनी उतनी अमीर लोगों के पास ज़्यादा शेयर है और गरीब लोगों के पास कम शेयर है। और जितना ये इस तरफ होगा वो इक्वालिटी की तरफ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इक्वालिटी, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके CUET के एंट्रेंस के लिए भी बहुत, ठीक है। नाउ अब इसको ए अपॉन ए प्लस बी को हम बोलते हैं गिनी कोएफिशिएंट। अब अगर हम गिनी देखेंगे कंजम्पशन का, तो हमें दिखाई देगा कि हाँ, देखिए इंडिया के अंदर इनइक्वालिटी और थोड़ी सी इनइक्वालिटी बढ़ी भी है आफ्टर 1991। तो ये हमें पता चलेगा कि 1991 के बाद इनइक्वालिटी, चाहे कोई भी सेंस ले लो, बढ़ी है, ठीक है। बट इनइक्वालिटी कंजम्पशन के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती जितनी इनकम और जितनी वेल्थ में दिखाई देती है। क्योंकि कंजम्पशन तो आदमी कितना, मतलब अमीर आदमी क्या कर लेगा, अमीर आदमी महंगा सा महंगा क्या कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। सोने का आईफोन ही ले सकता है, और क्या खा तो लेगा नहीं सोने का आईफोन, ठीक है। तो कंजम्पशन के ऊपर फिर भी एक लिमिट्स है। बट वेल्थ तो लोगों की बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो सकती है। वेल्थ कैन हैव दिस एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ से व्हाट यू कॉल्ड एज डिस्पर्शन. So the dispersion in consumption cannot be very high, but the dispersion in case of wealth could be really really high. तो इसीलिए आपको वेल्थ के अंदर आपको दिखाई देगा कि यू हैव ह्यूज, आई मीन गिनी कोएफिशिएंट जो है आपका बहुत ज़्यादा हाई है। गिनी कोएफिशिएंट की जो रेंज होती है, गिनी कोएफिशिएंट की जो रेंज होती है, इट बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में होता है। ग्रेड अराउंड 1 जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इनइक्वल परफेक्ट इनइक्वालिटी की तरफ है, और 0 की तरफ परफेक्ट इक्वालिटी की तरफ है, ठीक है। तो वेल्थ की इनइक्वालिटी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, इनकम की इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, बट इट कंपाउंड्स इवन मोर when you mix the element of religion into it. तो कुछ क्या कहते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और कुछ बहुत गरीब हैं। कैन यू नेम मी नॉन गार्गी वाले, या आपने अगर पढ़ा है, एक समुदाय ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है इंडिया के अंदर, कौन सा है वो? एक रिलीजन, जैन। तो जैन जो है वो डिसप्रोपोर्शनेटली अमीर है इंडिया के अंदर, ठीक है। एक तो पॉपुलेशन बिल्कुल हार्डली, थोड़ी सी तो पॉपुलेशन बेचारे जैनों की, और इन टर्म्स ऑफ देयर वेल्थ, आई मीन जैन्स और 2-3 जैसे पारसीज हो गए, जैन हो गए, मारवाड़ी हो गए, एक्सट्रीमली वेल टू डू कम्युनिटीज, सिख एक्सट्रीमली वेल टू डू कम्युनिटीज इन इंडिया। तो इनके अंदर आप देखोगे कि इनके पास मैसिव सोर्सेज, मैसिव रिसोर्सेज है। व्हेन यू कंपेयर टू से मुस्लिम्स जो हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इनइक्वालिटी इट काइंड ऑफ कंपाउंड्स इवन मोर व्हेन यू ऐड द पैरामीटर ऑफ रिलीजन एंड कास्ट के बेसिस पे ऊपर ऐड करोगे, तो और भी ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि जनरल
के पास बहुत सारे जनरल जो जो ब्राह्मण हैं और जो जो राजपूत हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं, और इफ़ यू टॉक अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनके पास एक्सेस नहीं है. So this is the entire summary of this entire reading. और यही हमें ये वो बात बताता है इनइक्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे चेंज हुआ इनइक्वालिटी. इनफैक्ट इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ये मैं आपको बता रहा था, इनइक्वालिटी इज़ अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, अपॉर्चुनिटीज़. एंड डिस्पैरिटी जो है वो अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग है. मार्जिनाइज लाइक दलित्स, ट्राइबल्स एंड मुस्लिम्स आर डिसएडवांटेज because of multiple norms, and women also for that matter. Then ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस है, बहुत अच्छा डेटाबेस है बाय द वे. यू शुड आफ्टर योर एग्जाम यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस. एंड इनइक्वालिटी के बाकी सारे डिमेंशंस को, हेल्थ, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन को भी देखता है ये पर्टिकुलर रीडिंग. तो मॉनेटरी, पहले सबसे पहले वो मॉनेटरी इनइक्वालिटी बताता है. मॉनेटरी इनइक्वालिटी में हम कंजम्पशन, इनकम और वेल्थ देखते हैं. कंजम्पशन इनइक्वालिटी, अगेन इनइक्वालिटी को देखने के लिए भी यू वुड हैव टू हैव सम काइंड ऑफ रिकॉल पीरियड. तो हमारे मिक्स्ड रिकॉल पीरियड की बेसिस पे है. और अगर हम देखें इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी गिनी कोएफिशिएंट देखो कि 1983 के अंदर देखो हमारा गिनी कोएफिशिएंट 0.30 था, फिर 0.30 था, फिर उसके बाद 0.37 हो गया 2011-12 के बारे में बात करें तो. ठीक है, तो बढ़ गया. बट वॉट इज़ मोर वरीसम इज कि कैन यू सी दी कंजम्पशन शेयर ऑफ बॉटम 20%. पहले 9% था, फिर इंक्रीज होकर 9.2 हुआ, बट उसके बाद गिर के आज की डेट में 8% हो गया है. और टॉप 10% का जो है वो 24% से 30% हो गया. एंड यहीं पे आप एक और यू कैन राइट अनदर रीडिंग, अनदर आर्टिकल बाय लूकस सैंचल एंड जोसेफ स्टिग्लिट्स, जो कहता है कि इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज. ठीक है, इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज. जस्ट अ सेकंड फोक्स, आई नीड टू प्लग इन माय सिस्टम. तो इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज बताता है कि, ठीक है, कि इंडिया का 1921 में जो टॉप 1% लोग थे उनके पास 21% रिसोर्सेज, इनकम थी कंट्री की. और 2017 के अंदर अगर बात करें तो टॉप 1% के पास 24% इनकम है इंडिया की. तो इसको हम बोलते हैं कि इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज. के इंडिया में ये एक पेपर भी है, यू कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट आफ्टर योर एग्जामिनेशन. तो ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. सो सिमिलरली इनइक्वालिटी इन रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ गई है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के टर्म्स में भी. ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स ऑफ रियल एमपीसी बाई ग्रुप्स, जो टॉप 20% है उनकी देखो कंजम्पशन कितनी तेज़ी से बढ़ी है, और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनकी कंजम्पशन जो है बॉटम 40% की कंजम्पशन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी. तो यही आपको दिखा रहे हैं, डिस्पैरिटी दिखा रहा है कि अमीर और गरीब के अंदर डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन हो रही है. फिर इनकम इनइक्वालिटी देखते हैं. अब इनकम इनइक्वालिटी जो है वो अलग सर्वे से आई है. और इनकम इनइक्वालिटी के बेसिस के अंदर अगर हम देखें, देखो कंजम्पशन की इनइक्वालिटी आपको दिखा रही है 0.38, 0.39, इतनी दिखा रही है, ज़्यादा नहीं दिखा रही. बट अगर आप अगर आप इनकम की इनइक्वालिटी देखो तो आपका गिनी कोएफिशिएंट देखो कैसे जंप करके पहुंच गया है, और इंक्रीज ही कर रहा है. अगर आप देखो तो कैसे जंप करके आगे निकल गया है, 0.54 के अराउंड है. सो दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग दैट इनइक्वालिटी जो है वो ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ इनकम. ठीक है, फिर अर्निंग्स के अंदर इनइक्वालिटी जो है वो भी हम देखते हैं. ठीक है, कि इंडिया के अंदर जो रियल वेज रेट फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स थी वो जो थी वो 2010 के बाद थोड़ी सी बढ़नी शुरू हुई. बट उससे पहले जो थे, उससे पहले 98 से लेके अगर आप 2008 के बीच में बात करो तो ये जो है वो कांस्टेंट चल रही है. ये इंक्रीज़ भी इसलिए हुई थी क्योंकि एनआरईजीए का इम्पैक्ट आया है. ठीक है, एनआरईजीए ने वेजेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर दी, हमने पिछली रीडिंग के अंदर भी बात करी थी. बट देर आर ह्यूज चेंजेस इन टर्म्स ऑफ आई मीन अगर आप अर्निंग्स ऑफ वेजेस देखो तो वहाँ पर भी आपको दिखाई देगा कि देर इज़ दिस इनइक्वालिटी. देन और ये यहाँ पर उसके वो वाइज है कि योर प्रोफेशन टाइप.
फिर वेल्थ इनइक्वालिटी के लिए अलग एक डेटाबेस यूज़ किया गया जिसके अंदर हमने वेल्थ का, एसेट का और लाइबिलिटी का देखा। और देखो वेल्थ की इनइक्वालिटी जो है और भी ज़्यादा है। तो सबसे कम हमने कंजम्पशन की देखी, फिर हमने इनकम की देखी, और फिर वेल्थ की इनइक्वालिटी तो और भी ज़्यादा 0.75। और वो जो है वो तो और बढ़ती भी गई है, देखो 0.66 से बढ़ के 0.75 हो गई है। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट वी वर सेइंग कि इनइक्वालिटी बढ़ रही है। और टॉप 1% की इनकम देख लो, टॉप 1% के पास 17% था 1991 में, आज की डेट में आप ऑलमोस्ट 28% के बारे में बात कर रहे हो। और इंडिया के रिचेस्ट जो 10% लोग हैं उनके पास 62% इनकम है, टोटल वेल्थ है कंट्री की। तो दिस इज दी टॉपिक दैट आई वाज टॉकिंग। और ये देखो, यही मैं आपको आर्टिकल बता रहा था चांसल एंड पिकेटी का, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो ये बता रहा है कि शेयर ऑफ मिडिल लोगों की गिर रही है, बॉटम इनकम शेयर गिर रहा है, और टॉप 1% की देखो कैसे इंक्रीज कर रही है, और 1% के पास जो है वो अराउंड 22-23% पहुंच गई है। इसको बोलते हैं इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज। ये देखो 1920s के अंदर, 30s के अंदर देखो वो 20-22% था, और आज की डेट के अंदर वापस सेम लेवल पहुंच गया है। इसको मैं बोल रहा था इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश राज टू बिलियनर राज। फिर नॉन मॉनेटरी, मैंने आपको बताया, फिर नॉन मॉनेटरी वो चीज़ देखेंगे। नॉन मॉनेटरी के अंदर हम हेल्थ और एजुकेशन दोनों देखते हैं, और उसके अंदर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर स्टंटिंग, इंडिया चाहे इंक्रीज कर रहा है बट इंडिया होस्ट द वर्ल्ड्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैल न्यूट्रिशन किड्स। तो हमारा अगर आप स्टंटिंग देखोगे तो स्टंटिंग भी गिर रही है, अंडर वेट भी गिर रहा है, बट जिस पेस पे गिर रहा है, इवन एट दैट लेवल, having say huge numbers in terms of massive numbers हमारे पास अभी भी हैं। और सोशल ग्रुप्स के हिसाब से देखो, एसटीज के कितने ज़्यादा लोग, बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं, अदर्स के कम है, एससीज के ज़्यादा हैं, ओबीसी के ज़्यादा हैं, और जनरल के कम हैं। तो दिस अगेन, और ये अंडरवेट चिल्ड्रन, तो दिस शोज कि कास्ट जो है एक मैग्नीफाइंग फैक्टर है फॉर न्यूट्रिशन एज वेल। और ये सेम चीज़ लिटरेसी के अंदर भी आपको दिखती है, और बाकी सारी चीज़ों में भी दिखती है। फीमेल्स के लिए लिटरेसी जो है वो कम है, मेल्स के लिए ज़्यादा है। देन स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो स्टेट वाइज भी क्या कहते हैं, डिफर कर सकता है। हर स्टेट में इनइक्वालिटी डिफरेंट है। सोशल वाइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सोशल वाइज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एसटीज़ के केस के अंदर, और जैसे फॉर एग्जांपल कि एसटीज़ की पॉपुलेशन कितनी है शेयर, और उनका कंजम्पशन शेयर करना कितना है। अगर ये 1 से कम है, दैट मीन्स एज कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन उनका कंजम्पशन कम है। तो आप देख लीजिए एसटी के केस में 0.7 है, दैट मीन्स आई मीन एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनका कंजम्पशन शेयर कम है। और जनरल के केस में देख लो आप, ज़्यादा है, एसटीज़ के केस में भी कम है। सेम चीज़ आपको एसेट में और भी ज़्यादा दिख जाएगा कि 0.40 एंड 0.40 एंड 0.40, एंड जनरल के केस में देख लो 1.86। एसेट के केस में, बेसिकली वेल्थ के केस में, इनकम के शेयर में देख लो आप। ठीक है, सेम आपको हिंदू मतलब आप रिलीजन वाइज देख लो। कैन यू सी कि एसेट के केस में, जो मैं आपको चीज़ बता रहा था, रुको, मुस्लिम्स के केस में कैन यू सी कि उनका कंजम्पशन शेयर भी कम है, और एसेट के अंदर भी इनकम शेयर भी कम है। एसेट में देख लो, एसेट के अंदर इनइक्वालिटी कितनी है, मैंने आपको क्या बोला था, जैन्स देखो 7 times देयर पॉपुलेशन शेयर दे कंट्रोल। ठीक है, और 6 के केस में देखो 3 times, और हिंदू के केस में सेम लेवल है, मुस्लिम्स के केस में देख लो 0.57 है। ठीक है, बुद्धिस्ट के केस में पॉइंट, नाउ कैन समवन टेल मी कि बुद्धिस्ट नॉन गार्गी वाले, बुद्धिस्ट के केस में कम क्यों है यार? ये तो ठीक, ये तो मतलब कुछ ऐसा प्रोसिक्यूशन भी नहीं होता। कैन समवन टेल मी जल्दी से, 1 minute। कन्वर्जन, यस एग्जैक्टली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट हैं वो सबसे पहले अगर कन्वर्ट होते हैं तो वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो टू बेसिकली गेट रिड ऑफ द परसिक्यूशन दैट इज एम्बेडेड इन हिंदुइज्म, वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका आपको रिसोर्सेज आपको कम दिखाई देता है। ठीक है, सेम आपको एजुकेशन के अंदर भी दिख जाएगा, रेशो टू मेल फीमेल के अंदर भी आपको डिफरेंसेस पता चल जाएगा। ऑक्यूपेशन एंड ओनरशिप के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने हैं। ठीक है, कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज लोग ज़्यादा हैं, उनका जो शेयर है वो बहुत कम है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं।
वर्कर्स, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट दीज टू रीडिंग्स फोक्स. आई वुड अर्ज यू टू नाउ गिव अ क्विक रीड ऑन दीज टू, एंड आपका एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाना चाहिए, ठीक है. सो I was planning to take one more session, folks, but unfortunately, I have my interview at Lakshmi Bai College tomorrow, so I would not be able to take it. So all the best, folks. I will try to take one more session. अगर कोई urgent कुछ हो तो probably कल रात को मुझे मैसेज कर सकते हो 6-7 बजे के बाद. I'll try to take your doubts, and अगर कोई serious doubt है तभी करना, ठीक है. सो हाँ, मैं एक स्टूडेंट के अपने उसके स्वस्ति के आंसर्स आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है. एंड यू कैन फ्रेम योर आंसर्स लाइक दैट. चलो फोक्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको कल बता दिए थे हर्षिता. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ. प्लीज़ डू नॉट लीव दी फर्स्ट 3 रीडिंग्स, ठीक है. ये 3 रीडिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अमर्त्य सेन से भी एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन आना, बट पहले 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इनमें से तो 100% 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे. इनमें आपकी एक डेमोग्राफी से एक क्वेश्चन बनेगा और एक क्वेश्चन इन दोनों में से. यूजली वो क्वेश्चन यहाँ से आता है, इससे आता है, ठीक है. फिर इन दोनों से एक क्वेश्चन बनेगा और इन दोनों से एक क्वेश्चन बनेगा. लेबर मार्केट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, और इन दोनों से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इन दोनों में से मैं एक क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. So this is all from my side, folks. Thank you very much, and I will see you in the 6th semester if we don't have another session. Okay, all the best, folks. Bye bye. See you. I'll upload this particular class as well. Bye.